सो देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ एक के बाद एक। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जितना पढ़ते हैं उतना हमको समझ में आए और हमको याद रहे, है ना। सो दिमाग में रखना चीज़ों को बहुत जरूरी है। उसके लिए बढ़िया से नोट्स बनाना भी जरूरी है, ठीक है। कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, और अपने से जो भी लेक्चर होता है ना, वो लेक्चर आप इमीडिएटली या उसी दिन या फिर हो सकता है अगला दिन, एक दिन का ऑफ रखता हूँ मैं, तो अगला दिन आप उसको पूरा का पूरा फॉलो कर लो तो बेटर बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज जमा करके रखोगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है बेसिक लेवल पे, और धीरे धीरे करते रहेंगे आगे भी। सो भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने करंट का पूरा अच्छे से समझा कि क्या होता है, कैसे होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, क्यों होता है। हमने वोल्टेज देखा कि वोल्टेज क्या होता है। सो हमने पावर देखा और हमने एनर्जी को समझा। याद है? इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? करंट का मतलब क्या है बताओ? कूलम पर सेकंड। वोल्टेज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जूल पर कूलम। पावर, वर्क डन, पावर का यूनिट क्या है? वाट। और एनर्जी वाट आवर, वाट सेकंड, किलोवाट आवर। ठीक है। अच्छा, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? वाट सेकंड। वाट सेकंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वाट सेकंड होता है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है? वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है? तो बताओ रे भाई। 1 किलोवाट आवर। मैंने कहा ना कि छोटा छोटा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, याद हो जाना चाहिए अभी तक। 1000 वाट आवर, ठीक है। फिर हमने रेजिस्टेंस देखा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, R इज इक्वल टू रो L बाई A, और ये होता है अपना ओम, है ना। हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया, ये होता है आपका ओम मीटर। जब तक आप रिवाइज नहीं करते हो, हर रोज एक बार खोल के नहीं देखते हो, आपको दिमाग में रह ही रहेगा, फिर पता सब कुछ होगा, फायदा नहीं होगा। हमने कंडक्टेंस देखा। और G इज इक्वल टू सिग्मा A बाई L डिफाइन किया। और फिर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया, इसको हम सीमेंस बोलते हैं या फिर मो बोलते हैं, है ना। और कंडक्टिविटी को डिफाइन किया, कंडक्टिविटी होता है आपका मो पर मीटर, या फिर हम बोलते हैं सीमेंस पर। इतना समझ में आ गया। सीरीज और पैरेलल सर्किट देखा रेजिस्टेंस का। सीरीज में हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऐड होता है। कैसे समझ में आएगा कुछ सीरीज में है? तो हमने देखा कि भाई वहां पे अगर रेजिस्टेंसेस है, पकड़ लो एक सर्किट में ना दो ब्रांच है अलग अलग दूर दूर, और दोनों का अगर वोल्टेज ऐड करके सेम वोल्टेज होता है आपका दोनों के अक्रॉस में, और करंट सेम करंट पास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये सीरीज में है, ठीक है। सिमिलरली, और इसमें हमने देखा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। पैरेलल सर्किट को समझने में हमको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी कि कब पैरेलल कहेंगे। तो पैरेलल तभी हम बोलेंगे जब दो रेजिस्टेंस के बीच का वोल्टेज सेम रहे। सिर्फ करंट स्प्लिट हो ये बात नहीं है, दोनों के वोल्टेज क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, तब जाके दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल बोलेंगे। और फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आपको पता है। अभी स्टार डेल्टा सर्किट कर सकते हो।
किसी भी ग्राफ से वो बाइलेटरल है, यूनिलेटरल है, या फिर आपका सोर्स है कि सिंक है, VI कैरेक्टरिस्टिक से आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। फिर हमने लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था, लास्ट डे हमने ओवरऑल मटेरियल के ऊपर देखा था, और देखा था कि मटेरियल को क्यों कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर इस टाइप से बनाते हैं। और हमने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का जायजा लिया कि भाई पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, कैसे होता है ना। तो वहां से हमको पता लगा कि कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, और इंसुलेटर होता है। और ये किसके बेसिस पे होता है, ये होता है आपके एनर्जी के लेवल पे, या फिर आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। कंडक्टर जितने सारे आपके मेटल्स है या फिर मेटल के एलॉयज है वो सारे कंडक्टर होते हैं। और मेटल्स एंड मेटल एलॉयज क्या टाइप के मटेरियल होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होते हैं, ये हमको पता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल क्या चीज है भाई, ये इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इसको हम कहते हैं पीटीसी मटेरियल। बढ़िया। और क्या देखा था कि एक एनटीसी टाइप का मटेरियल होता है, जो क्या होता है कि टेम्परेचर उसके बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, तो इसको हम एनटीसी मटेरियल कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। और एक होता है हमारा जेटीसी मटेरियल, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। टेम्परेचर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर जेटीसी मटेरियल यूज करते हो तब तो आपका ओम्स लॉ आपका वैलिड है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। साइमल्टेनियसली हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, और ओम्स लॉ में हमने देखा था कि भाई क्या होता है कि V = I × R होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर हम मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं होगा। एक्चुअली में ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो आपका I जो वेरी कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो हमने देखा था कि ओम्स लॉ क्या क्या चीज पे वैलिड नहीं है ना। तो हमने देखा था कि ओम्स लॉ सिर्फ वैलिड किस पे है, वो पैसिव बाइलेटरल एलिमेंट्स के लिए। और क्या क्या चीज है, नॉर्मली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी, इसके लिए वैलिड है ओम्स लॉ। और इनवैलिड किसके लिए है, जितने भी अपने सेमीकंडक्टर डिवाइस है या फिर वो सारे एलिमेंट जिनका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ, उस पे आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म क्या है, एनीबॉडी, ये किस टाइप का फॉर्म हो गया ओम्स लॉ का। अगर मैं बोलूं ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म बताओ, क्या लिखेंगे। हाँ हेलो, हाँ हेलो, मैं क्लास चल रहा है, क्लास होता है, मैं क्लास में पूछत कौन कोई। सो ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म क्या है, एनीबॉडी। J = ये वेक्टर में आ रहा है। क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन हम बोलते हैं, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को सपोर्ट नहीं करता है, वैलिड नहीं है वहां पे, है ना।
सो करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। और करंट डेंसिटी क्या है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीजें हमको समझ में आ चुका है। और किसी को कोई डाउट है? ये जो जितना सारा चीजें मैं बोल रहा हूँ याद है कि नहीं है? सर पॉइंट फॉर्म तो किया है सर। पॉइंट फॉर्म मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि करंट I इज इक्वल टू सर ये तो बुझा नहीं। হয় करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है से दिस इज आल्सो ओम्स लॉ। सो करंट যেতিয়া ফ্লো কৰে কোনবা এটা কন্ডাক্টৰৰ মাজেৰে কি ফ্লো কৰি আছে? ইলেক্ট্ৰনছ ফ্লো কৰি আছে। Okay, now can you tell me that current at any point কিমান হ'ব? current at any point কেতিয়াও ধৰা নহয়। কি কৰা হয়? current electrons crossing some area per unit time হেইটো আমি ডিফাইন কৰিব পাৰো as current I। so আমি কি কৰি আছো কি current per unit area এইটো এৰিয়াটো বেছি হ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে হয় না নহয়? मैं लास्ट तुम्हारे जेनेका देखाइছিলো कि अगर ये वायर जो है वो वायर का अगर ऐसा हो जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म सरफेस एरिया है इसका, यहाँ पे छोटा है एरिया, यहाँ पे इसका एरिया बड़ा है और इसी में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है पकड़ लो, करे हमने क्या किया, एक ईएमएफ लगाया इसी कंडक्टर पे जिसका एरिया जो है कहीं पे छोटा है कहीं पे मोटा है इस टाइप का। तो अगर ऐसा होता है और करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, तो करंट का डायरेक्शन क्या है? ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? इधर है ना। सो एट एनी पॉइंट अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है? इस साइड में है, बट क्या वो सेम डायरेक्शन पे है? जहां पे मोटा जगह मिला वहां पे वो फैल के जा रहा है, यहाँ पे छोटा जगह मिला वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, यहाँ पे वो पूरा सीधा होगा। लेकिन ये जो है यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन क्या है? इधर है, तो ये तो पैरेलल नहीं है इसके साथ, है ना। तो आप इसका डायरेक्शन नहीं बोल पा रहे हो एग्जैक्टली। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि करंट पर यूनिट एरिया में कंसीडर कर रहा हूँ कि किसी भी एक छोटा सा एरिया ले लो, तो छोटा एरिया जब हम कर लेंगे तो हर जगह पे वो बराबर होगा, है ना, कि उसी एरिया में कितना है उसका डायरेक्शन। और ये जो एरिया वेक्टर जो होता है, ये जो जे का डायरेक्शन है ये उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई करंट डेंसिटी से, करंट डेंसिटी क्या हो गया? करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू योर जे। और आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे जो उसका फील्ड इंटेंसिटी है, करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड इंटेंसिटी। तो ये एरिया जब आप पकड़ते हो तो एरिया वेक्टर होता है ना, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में उस डेंसिटी, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है वो आप बोल सकते हो। इसीलिए इसको आप वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म या फिर पॉइंट लॉ आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, सो दिस इज गिवन बाय योर J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ना E, दिस इज योर फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी हमने समझा था किस तरीके से होता है, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को। रेजिस्टेंस जब हमने देखा तो जो रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे वो क्यों आता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है। हम बोलते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ
कोलिशन हो रहा है जिसके चलते ये रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल उठा लो उसमें रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना होगा वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, रेजिस्टेंस कितना होगा डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल के नेचर के ऊपर, वो मटेरियल कितने टेम्परेचर पे है उसके ऊपर, और उस मटेरियल का जो साइज है, डायमेंशन है, डायमेंशन के ऊपर। लंबा ले लोगे ज्यादा रेजिस्टेंस, छोटा ले लोगे कम रेजिस्टेंस, मोटा कर दोगे कम रेजिस्टेंस। तो इस टाइप से वेरी होता है, वो हमने देखा। फिर रेजिस्टेंस का साथ हमने देखा कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस वही चीज है, वही मटेरियल है, लेकिन अगर हम उसको क्या कर देते हैं, पेच मार देते हैं, तो वो इंडक्टेंस बन जाता है। अदरवाइज उसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस रहता है। तो हम एक बार बोल रहे हैं कि भाई और कैपेसिटेंस होता है। तो रेजिस्टेंस हो गए, इंडक्टेंस हो गए और कैपेसिटेंस हो गए। और हमने ये तीनों चीजों को देखा कि कैसे ये आते हैं इन पिक्चर, क्यों आते हैं, है ना। रेजिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि वो तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। जब तक वहां पे वोल्टेज नहीं लगा रहे हो तब तक रेजिस्टेंस का सवाल नहीं है। जब वोल्टेज लगा दी और करंट पास हो रहा है तो जाके वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर रहा है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे और वो कोलाइड हो रहा है। और ये समझ में आया हमको। तो हमने बोला कि भाई जो वोल्टेज होता है और जो करंट है वो दोनों इन फेज रहते हैं, यहाँ पे फेज का कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से जब एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस कि वोल्टेज बढ़ा तो तुरंत आपका करंट भी बढ़ा, उसी डायरेक्शन से बढ़ा। लेकिन जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं तो इंडक्टेंस क्या होता है कि वही स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस है, उसको जब हम घुमा देते हैं तो वो इंडक्टर बन जाता है। मतलब कोई भी कॉइल ले लो, वो एक इंडक्टर बन गया। वो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों आता है इसमें, क्योंकि हमको पता है अभी कि जब करंट हम पास करते हैं किसी भी कंडक्टर से, उसमें क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसमें, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, चेंज होता है, तो क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है इसी कॉइल में, जिस कॉइल के साथ फ्लक्स वेरी हो रहा है। और अगर एक ईएमएफ क्रिएट होता है, इंड्यूस्ड होता है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट बहता है। और जबकि एक इंड्यूस्ड करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहेगा तो जो मेन करंट है ये इस करंट को अपोज करेगा, जिसके चलते क्या होता है कि आपका वोल्टेज और करंट दोनों एक समान एक साथ नहीं जा पाते हैं। और जिसके चलते क्या होता है कि करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर जाता है, वोल्टेज से क्या करता है 90 डिग्री लैग कर जाता है। कैपेसिटर में क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, दो प्लेट है सेपरेटेड बाय ए गैप। तो इसके चलते क्या होता है कैपेसिटर में कि जो करंट है वो करंट लीड करता है, हमको पता है वोल्टेज से, करंट इज लीडिंग। सो करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर में और इंडक्टर में लैग कर रहा है। और जब कभी भी हमको कोई एक इक्विपमेंट बनाना है, कोई भी मशीन आप बना लो, कोई भी इक्विपमेंट बना लो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बनाते हैं हम लोग, है ना, जिसमें अगर हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो तो आपको मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो भी है उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको कॉइल बनाना पड़ेगा, तब जाके उससे हम वर्क डन मिलेगा। अगर करंट से
किसी और फॉर्म में एनर्जी में लेना है तो आपको कॉइल बनाना ही पड़ रहा है मैकेनिकल। या फिर क्या हो सकता है, वो सिर्फ हीट प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ रेजिस्टर क्या करेगा, ओनली हीट प्रोड्यूस करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाके मैग्नेटिक कपलिंग, हम जब कभी भी मशीन बनाते हैं तो मशीन में क्या होता है कि एक मैकेनिकल पार्ट रहता है और एक इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है ना। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट, ये एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक हो गया मैकेनिकल एनर्जी, दोनों के बीच में कपलिंग कराए कैसे। सो वो कपलिंग कैसे करा सकते हैं, कपलिंग कैसे करा सकते हैं, क्या क्या टाइप का कपलिंग करा सकते हैं बताओ। अगर आप कोई भी मशीन बना रहे हो, कोई भी एक इक्विपमेंट बना रहे हो, तो एक तो होगा मैकेनिकल पार्ट जिसमें मैकेनिकल एनर्जी या तो आप दोगे या फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी लोगे। लाइकवाइज मोटर है, तो मोटर जब घूम रहा है तो आप क्या निकाल रहे हो, उससे मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहे हो ना, दे क्या रहे हो, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। और आप पकड़ लो जनरेटर है, तो जनरेटर में हम रोटर को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और उससे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल निकाला, इलेक्ट्रिकल दिए तो मैकेनिकल निकाला, इसी यही तो है ना इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन के लिए दो सिस्टम चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम चाहिए, एक मैकेनिकल सिस्टम चाहिए। और वो दोनों के बीच में क्या चाहिए, कपलिंग कराना पड़ेगा। कपलिंग नहीं कराओगे तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा, है कि नहीं। तो कपलिंग कैसे कर सकते हैं, एनीबॉडी, क्या क्या टाइप के कपलिंग होगा, बोलो। कपलिंग समझ में आया। सर साफ दिखने। हाँ, अब पकड़ लो, एक मोटर है, ये मेरा एक मोटर है। तो मोटर में क्या रहता है, एक शाफ्ट लगाते हो आप, इसके दो साइड में, यहाँ पे बियरिंग लगाओगे, यहाँ पे बियरिंग लगाओगे ताकि वो घूमेगा। और इसी शाफ्ट के साथ आप क्या करोगे, एक पंप कनेक्ट कर दो, कंप्रेसर कनेक्ट कर दो, कुछ एक कनेक्ट कर दो, है ना, जिसको वो घुमाता है। तो ये अगर मेरा मोटर है और इसकी ये अगर मेरा पंप है, तो दोनों के बीच में कपलिंग क्या है, मैकेनिकल कपलिंग है, आपने शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं। सिमिलरली पकड़ लो, ये मेरा टरबाइन है, दिस इज माय टरबाइन। और टरबाइन किसको घुमाता है, जनरेटर को घुमाएगा। तो मैं डायरेक्ट कपलिंग दिखा देता हूँ। तो पकड़ लो, ये मेरा जनरेटर, डायरेक्ट कपलिंग कर दी। तो टरबाइन और जनरेटर के बीच में, टरबाइन के और जनरेटर के बीच में कैसा कपलिंग हो गया, ये मैकेनिकल कपलिंग हो गया, डायरेक्ट शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया आपने, है ना। अब जनरेटर का जो, ये तो रोटर के साथ लगा दिया भाई टरबाइन को, लेकिन जनरेटर में क्या होता है, पहले दिखाया था हमने कि एक होता है स्टेटर पार्ट, एक होता है रोटर पार्ट। अब स्टेटर में जनरेट होगा करंट, मैकेनिकल टरबाइन, टरबाइन क्या है, मैकेनिकल है। तो टरबाइन क्या कर रहा है, रोटर को घुमा रहा है, जनरेटर का रोटर को घुमा रहा है, तो वो हो गया मैकेनिकल कपलिंग रोटर के साथ। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो मेरा स्टेटर पे है, जहां से मुझको वोल्टेज मिल रहा है। तो ये मैकेनिकल के साथ कैसे कपलिंग कर रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया। तो कपलिंग जो है वो या तो मैकेनिकल होगा या इलेक्ट्रिकल कपलिंग होगा या फिर मैग्नेटिक कपलिंग होगा, है ना। मैकेनिकल कपलिंग, इलेक्ट्रिकल कपलिंग या फिर मैग्नेटिक कपलिंग। मैकेनिकल कपलिंग कहाँ पे, जहां पे मैकेनिकल ही हम अटैच कर पा रहे हैं वहां तक ठीक है। आप मोटर के साथ पंप को लगा दो, ये मैकेनिकल कपलिंग हो गया, है ना, मैकेनिकल कपलिंग हो गया। टरबाइन के साथ इसका रोटर को कनेक्ट कर रहे हो, मैकेनिकली कपलिंग कर रहे हो, है ना।
लेकिन ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ये तो पूरा का पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। रोटर को पकड़ो, जनरेटर का रोटर को पकड़ो, टरबाइन के रोटर को पकड़ो और इसके बीच का जो शाफ्ट लगाए वो पूरा का पूरा सिस्टम कैसा सिस्टम है? वो मैकेनिकल सिस्टम है। अब उस मैकेनिकल सिस्टम से मैकेनिकल एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना? और मैकेनिकल एनर्जी को जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन में कौन आ रहा है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो। वो कैसे हो रहा है? बीच में मैग्नेटिक कपलिंग है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घूमेगा और वो फ्लक्स काटेगा इस स्टेटर के कोयल को, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? यस सर। सो प्रेफर्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन में प्रेफर्ड कपलिंग क्या है? मैकेनिकली तो आप कपलिंग करोगे, मैकेनिकल जितना सिस्टम है उसको तो मैकेनिकल कपलिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कपलिंग और मैग्नेटिक कपलिंग में कौन सा प्रेफर्ड होगा? मैग्नेटिक कपलिंग, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो आपको इलेक्ट्रिकल कपलिंग में मिलेगा, अगर मुझको एफ अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल कपलिंग भी दे सकता है, मैग्नेटिक कपलिंग भी देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कपलिंग में उतना फोर्स के लिए जितना बड़ा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक के लिए कपल करने के लिए उसका पकड़ लो छोटा सा सिस्टम से हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कपलिंग क्या है, पकड़ लो आपने एक दो प्लेट लगा दिए और एक प्लेट आपने फिक्स कर दिया और ये जो प्लेट है वो मूवेबल प्लेट है, ठीक है? तो ये कैपेसिटिव फोर्स से वो अप डाउन करेगा। दो कंडक्टिंग प्लेट है तो एक में प्लस साइन एक में माइनस, तो ये मूवमेंट कराएगा, यह हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कपलिंग। अब ये है सरफेस प्रॉपर्टी, तो उसके लिए उतना बड़ा बड़ा प्लेट लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल कपलिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन में काम में नहीं आएगा, छोटा मोटा सिस्टम, ठीक है? तो प्रेफर्ड कपलिंग कौन सा हो गया अपना? मैग्नेटिक कपलिंग प्रेफर्ड है, मैकेनिकल कपलिंग तो लगेगा ही लगेगा मैकेनिकल सिस्टम में, है ना? आप समझ पा रहे हो ना मेरी बातें? एनी कंफ्यूजन? सर ओके, देखो मैं एक साथ बहुत सारी चीजों को लेके बात करता हूँ और उसी के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना मुझको ना तो आता है और ना उससे कुछ फायदा होता है, इसलिए एक एक चीज क्या होता है 10 बार 50 बार रिपीट होगा पूरे सेशन में और वो हमारे दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, अच्छा वो यहाँ पे पढ़े थे इसलिए ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है? और अगर वो जो टॉपिक वाइज थ्योरम वाइज वैसे चलेंगे तो फिर ना तो कोर्स इतना जल्दी खत्म होगा और ना ही हमारा कुछ दिमाग में बैठेगा जाके। तो जहाँ पे जैसा जैसा जो जो चीजें आती जाएगी आप लोगों को मिलता जाएगा, आप लोग सिर्फ नोट करते रहना और रिपीट करना, मैं यही करूँगा। तो हम एक क्या बात कर रहे थे, हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात की। हमने देखा कि इंडक्टेंस में लैग होता है वोल्टेज से करंट और कैपेसिटर में लीड होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल में तो वहां पे क्या जनरेट होता है? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। किसका लॉ था? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। कपलिंग हो गया। रेजिस्टेंस जो है हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर बेस करके वेरी करता है ना? तो इसके हिसाब से हम बोलते हैं जेडटीसी, पीटीसी, एनटीसी, वो आप समझ गए। ये क्या चीज, क्या कैसे डिफाइन कर रहे हो आप डिफाइन कर रहे हो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना? टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? अल्फा। डिफाइन करते हैं ना? व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट? टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है बताओ? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलने से क्या समझ में आता है पहले ये?
किसी को पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ कैसे वेरी करता है? बताओ भाई, ये सब तो पढ़ा हुआ चीज है ना। What is the relation between temperature and resistance? रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, और क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट? आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना? क्या है? RT is equal to R naught to 1 plus of alpha. याद है फॉर्मूला? मतलब क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू, इसको निकालो, क्या होगा? RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय T, होगा ना? RT माइनस R नॉट बाय T, मतलब टेम्परेचर के चेंज से, टेम्परेचर के चेंज के वजह से कितना रेजिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है, ठीक है? ये क्या है? दिस इज योर डेल्टा। तो आपका एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एक कुछ रेजिस्टेंस था, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर को बढ़ाने के वजह से आपका रेजिस्टेंस चेंज हुआ। तो कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना रेजिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है, वही आपको देता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, बोलते हैं हम अल्फा, है कि नहीं? और अल्फा का यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या है? पिंकू, मैंने गूगल फॉर्म फिलअप किया। हाँ पिंकू, टेंशन की बात नहीं है, अगर ग्रुप से ये भी कर देगा ना, फॉर्म फिलअप करोगे तो वो ले लेगा, उसमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, है ना? ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो यूनिट है एक मिनट, चलो 9 यूनिट। अरे क्यों 9 यूनिट होगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही इसका यूनिट है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? सो ये ओम है, ये ओम है, कैंसिल हो जाएगा, फिर पर यूनिट क्या कहते हैं इसको, सिर्फ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, वो जाएगा कुछ उल्टा साइड, तो हो जाएगा आपका पर डिग्री सेंटीग्रेड। एनीवेज, ये हो गया कब? जब हम पकड़ रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ से बढ़ा? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब R2 अगर पकड़ते हैं कि कोई एक टेम्परेचर था, R2 इज इक्वल टू व्हाट? R1 into 1 प्लस ऑफ अल्फा T2 माइनस T1,
मतलब टेम्परेचर T1 था इनिशियल, और इनिशियल टेम्परेचर से लेके आपने टेम्परेचर को राइज कराया T2 डिग्री तक, T1 से T2 डिग्री तक टेम्परेचर राइज किया। रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ? एट T1 आपका रेजिस्टेंस था R1, एट T2 हो गया आपका रेजिस्टेंस T2 R2। तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, वो कैसे निकलेगा नया रेजिस्टेंस? इट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R1 into 1 plus of alpha T2 minus T1। ठीक है। सो सिमिलरली अगर आपका रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस के जगह पे अगर आप को देता है कि रेजिस्टिविटी निकालना है ρ2, सो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 into 1 plus of alpha into T2 minus T1। तो चाहे R2 निकालो, ρ2 निकालो, सेम फॉर्मूला, ρ1 into 1 plus of alpha into T2 minus T1, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। देखो, एक कॉपर कंडक्टर, a copper conductor has its specific resistance of 1.6 into 10 to the power of minus 6, 1.6 into 10 to the minus 6 ohm centimeter at 0 degree centigrade, and a resistance temperature coefficient of 1 by 254.5 per degree centigrade. Find the specific resistance and the resistance temperature coefficient at 60 degrees centigrade. So a copper conductor has its specific resistance of 1.6 into 10 to the minus 6 ohm centimeter at 0 degree centigrade, and a resistance temperature coefficient of 1 by 254.5 per degree centigrade at 20 degree centigrade. Find the specific resistance and resistance temperature coefficient at 60 degree centigrade. निकालना है।
0.25 into 10 to the minus 6. निकला? मैं कर देता हूँ। You know what? अल्फा यहाँ पे देखो, अल्फा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है, ठीक है। So अल्फा 20 डिग्री सेंटीग्रेड will be equal to what? Will be equal to your alpha naught divided by 1 plus of alpha naught into t. तो t कितना है? 20 डिग्री है ना? So ये कितना दिया हुआ है? अल्फा और 20 डिग्री कितना दिया हुआ है? अल्फा 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 1 by 254. So 1 by 254.5 is equal to your alpha naught into 1 plus of 20 alpha naught. So यहाँ से हमको अल्फा नॉट निकालना पड़ेगा। अल्फा नॉट कितना होगा? यार इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल दे दिया। 1 plus of 20 alpha naught is equal to आएगा आपका 254.5 alpha naught. So 1 is equal to 20 जाएगा तो कितना रहेगा रे? 234.5 alpha naught. So alpha naught is equal to 1 by 234.5. हाँ ठीक है, कितना क्या हो गया? अल्फा नॉट निकल गया पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? अल्फा नॉट तो निकाल दिए कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या दिया था? देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, हमने एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल दिया। अब हमको चाहिए कि रो 60 डिग्री रेजिस्टिविटी, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रो 60 will be equal to what? Rho naught into your क्या था? 1 plus of alpha naught into T2 minus T1, यही तो था, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई? रो नॉट दिया हुआ है at 0 degree centigrade, the specific resistance is 1.6 into 10 to the minus 6. 1.6 into 10 to the minus 6 into 1 plus of alpha naught हमको पता है, alpha naught is 1 by 234.5 into T2 minus T1 कितना होगा? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और हमको निकालना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 60 minus 0 is equal to 60. अब इसको फिर से करना पड़ेगा। So 1.6 into 10 to the minus 6 into 60 by 234, ये कैलकुलेटर मानो। इतना मोटा वाला ये तो न्यूमेरिकल मतलब ये नहीं आएगा, डाटा चेंजेस होगा, लेकिन वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 235, यहाँ पे कितना आएगा? 60 और इधर आएगा 234.5 प्लस
60 294.5 divided by 234.5 into 1.6 2.0 आया सबका 2.0 2.01 into 10 to the power of -6 ohm centimeter। ये हो जाएगा आपका रो 60 निकाल दिया, रेजिस्टिविटी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम निकाल सकते हैं कि अल्फा 60 इज इक्वल टू अल्फा नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा नॉट इंटू 60, और अल्फा नॉट हमको पता है 1/234.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ अल्फा पता है 60/234.5, ये कितना आ जाएगा, ये 234.5 चला जाएगा, अच्छा तो 1 नीचे आएगा 234.5 प्लस 60, so 1/234.5 plus 60 is equal to आ रहा है आपका 1/294.5, 0.0033, यूनिट क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लिख सकते हैं 3.7। सो रेजिस्टिविटी अगर आपको पता है, अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है, तो आप निकाल सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस कितना होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, वो सारा का सारा इसी फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है। R2 इज इक्वल टू R1 into 1 plus of alpha T2 minus T1, ρ2 is equal to ρ1 1 plus of alpha T2 minus T1। ठीक है, ऐसा और कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा, आप लोग ट्राई करना, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम आएगा आप कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द चेंज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से, वो हमको पता चलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट से। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल यहाँ पे देखो, अगर RT माइनस, जब आपका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो डेल्टा T हो जाएगा नीचे, तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसमें अगर आपका रेजिस्टेंस घट जाता है तो ये निगेटिव में आएगा, अल्फा विल बी निगेटिव, सो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होगा। अगर आपका RT ज्यादा होता है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होगा, और अगर चेंज नहीं होता है तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। सो भाई रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो, अभी तक क्या क्या कर लिया, रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखा हमने, और लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर डायमेंशन चेंज होते हैं, अगर लेंथ डबल हो रहा है, एरिया हाफ हो जाता है, अगर वॉल्यूम चेंज ना हो तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। रेजिस्टिविटी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने से किस तरीके से हमको निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो हमने आज देखा। क्लियर, किसी को डाउट? तो ये फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला डिडक्ट करना भी इजी है, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको RT इज इक्वल टू R0 into 1 plus of alpha T से आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला देख लेना, RT is equal to R0 by 1 plus of, क्या लिखा, तो RT is equal to
सॉरी अल्फा टी इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा टी इज इक्वल टू लिखे हमने अल्फा नॉट बाई 1 प्लस ऑफ अल्फा नॉट इनटू। तो अगर आपको पता हो कि कितना किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको अल्फा का वैल्यू पता था, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू, तो हम एब्सोल्यूट जीरो पे कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हम निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो बोल रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम निकाल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। अल्फा का वैल्यू अगर निकाल लिया हमने, यहाँ पे हमने निकाला अल्फा का वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हम फॉर्मूला यूज किए कि रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा नॉट T2 माइनस T1। तो इससे पता चल गया कि एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 3 फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस के हिसाब से। और क्या बच गया? ये वाला तो (28 एम्पियर करंट I1 इक्वल टू 28 एम्पियर, और यहाँ पे
एक सर्किट करते हैं, ठीक है। ये आएगा आपका 28 एम्पियर। यहाँ पे लगेगा एक 2 ओम का रजिस्टर, दोनों के बीच में लगाएंगे एक 2 ओम का रजिस्टर। यहाँ पे लगेगा एक 5 ओम का रजिस्टर। टू एम्पियर। ये 10 है। I3 करंट निकालना है। Sir, the resistance 9 kilo. 1 ओम। I3 करंट कितना होगा निकालो।
हो गया 20 एम्पियर। और किसी ने किया है? I don't. नहीं हुआ? देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एकदम लेमैन की तरह काम करो। एक इस पॉइंट पे एक नोड वोल्टेज पकड़ लो, इस पॉइंट पे एक नोड वोल्टेज पकड़ लो, जो भी नोड दिया हुआ है नोड वोल्टेज पकड़ लो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है चलो, और फिर देखो कि उस पर्टिकुलर नोड पे कितना करंट आ रहा है और कितना करंट निकल रहा है। अगर हम ऐसा देखते हैं तो यहाँ से हमको दिखता है कि 28 एम्पियर का करंट इन हो रहा है, और बाकी सारे करंट हम पकड़ लेंगे क्योंकि हम इस नोड पे बैठेंगे तो VA नोड बोल देते हैं इसको, VB नोड बोलते हैं इसको, VC नोड बोल देते हैं, ठीक है। सो VA नोड पे आप बैठ के जब देखोगे, तरीका समझ लो तो कोई भी टाइप का कोई भी पैटर्न का प्रॉब्लम आएगा सॉल्व कर सकते हो। कभी भी ना बिना नोड वोल्टेज को कंसीडर किए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत जाओ। अगर दिखता है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो मैं एकदम लेमैन की तरह बोल रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें कि एक काम करते हैं, जितना नोड दिख रहा है तो मैं एक एक नोड पे एक एक आर्बिट्ररी वोल्टेज में एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, यहाँ पे VC है, उस टाइप से एज्यूम कर लेता हूँ। एज्यूम करने में कोई हर्ज नहीं है, और इसका वैल्यू हमको पता है कि नहीं है वो हमको देखना है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे VA, VB और VC अगर कंसीडर कर लेता हूं कोई एक नोड पोटेंशियल, तो I3 कितना होगा हमको तो निकालना है। I3 करंट कितना होगा, VA माइनस होगा VA माइनस VC डिवाइडेड बाई 10 ओम। यहाँ पे ये दोनों अगर हमको पता चल जाए कि VC कितना है और VA कितना है, तो VC माइनस VA या फिर VA माइनस VC डिवाइडेड बाई 10, उतना ही करंट उस ब्रांच से पास कर रहा होगा। और कुछ हो सकता है यहाँ पे? नहीं। अब हमको निकालना है फिर VA हमको पता करना है और VC को पता करना है। तो क्या हम VA और VC को पता कर सकते हैं? तो उसके लिए आप नोडल इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन लिखने से आपको पता चलेगा कि क्या होता है ना। सो फर्स्ट नोड VA नोड पे आप इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन लिखेंगे? करंट का इक्वेशन लिखेंगे, नोडल एनालिसिस। तो KCL लगाओ। 28 एम्पियर आ रहा है भाई, तो 28 प्लस ये प्लस 28 हो गया, क्योंकि इनकमिंग करंट हम क्या पकड़ रहे हैं, पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, तो आउटगोइंग करंट सारे नेगेटिव पकड़ेंगे। माइनस, सो मुझको पता नहीं है कि I3 कितना है और इधर कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 2 एम्पियर के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये तो आउटगोइंग करंट है, कितना होगा VA डिवाइडेड बाई VA माइनस 0, यहाँ पे तो 0 पोटेंशियल है, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 में लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इस नोट पे समझ रहे हो क्या लिख रहा? इस नोट पे मैंने लिखा, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये VA पोटेंशियल में है, सो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 V बाई R इज इक्वल टू, ये एक वाला करंट निकल गया मेरा। और क्या करंट निकल रहा है भाई? इधर से एक करंट निकल रहा है। क्या ये करंट पता है? नहीं पता है। तो ये करंट कितना होगा? ये भी आउटगोइंग करंट है, तो मैं माइनस देता हूं, और ये हो जाएगा आपका VB माइनस BA। सो VB माइनस, सॉरी मैंने माइनस साइन लगाया, मतलब आउटगोइंग बोल रहा हूँ, और आउटगोइंग अगर बोल रहा हूँ तो फिर VA मैंने हायर पोटेंशियल पे पकड़ा है, तो VA माइनस VB, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। सो आउटगोइंग करंट इधर से जाएगा, तो VA माइनस VB होगा डिवाइडेड बाई 2 ओम रजिस्टर। और क्या है? I3 करंट है, ये I3 जा रहा है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली I3 लिख दूँ, I3 निकलेगा ऐसे। सो अगर निकल रहा है तो फिर माइनस में I3 करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू 0। इस नोड का सारा करंट पकड़ लिए, हाँ I3 करंट पकड़ लिया, और I3 की जगह पे आप ये भी लिख सकते थे कि माइनस VA माइनस VA माइनस VC डिवाइडेड बाई 10। सो अगर ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है भाई? VA एक अननोन वेरिएबल है, 2 अननोन वेरिएबल, 3 अननोन वेरिएबल है। 3 अननोन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझको 3 इक्वेशन चाहिए, तो मुझको और एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 2 इक्वेशन तो है मेरे पास, और एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और उस इक्वेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट पे VC नोड पे एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। एट VC में क्या हो रहा है? 2 एम्पियर का करंट इधर से आउटगोइंग हो रहा है, एक करंट इधर आउटगोइंग पकड़ूंगा, एक करंट इधर आउटगोइंग पकड़ूंगा, और मैं VC पे बैठा हूं तो मैं एक करंट इधर से आउटगोइंग पकड़ूंगा। ठीक है, करंट इधर से आ रहा है, I3 आ रहा है, लेकिन मैं पकड़ रहा हूं कि भाई मेरा जो VC पॉइंट है, मैं वहां पे बैठा हूं और वो हायर पोटेंशियल पे है, तो इस नोड पे 0 होगा। सो एट VC मैं क्या लिखूंगा? VC माइनस VC बाई 4, पहला वाला। यहाँ पे देखो, VC से माइनस VC डिवाइडेड बाई 4, और फिर क्या है? 2 एम्पियर का एक करंट निकल जा रहा है, तो -2, और क्या है कि एक 1 एम्पियर का करंट निकल जा रहा है, मतलब माइनस VC माइनस VB, माइनस VC माइनस VB डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, 1 ओम। और क्या करंट निकल के जा रहा है कि VC से VC माइनस VA बाई 10, सो माइनस VC माइनस VA, समझ में आया? ये वाला VC माइनस VA डिवाइडेड बाई कितना है? 10 ओम है, इज इक्वल टू 0। अभी आप बोलोगे कि सर I3 करंट तो आ रहा था, तो आपने कैसे पकड़ लिया कि ये VC माइनस VA? क्योंकि पहला के इक्वेशन में हमने पकड़ा कि ये जो VA है, ये VA हायर पोटेंशियल में है, तो VA माइनस VC लिखा। फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि VC माइनस, रौनक प्लीज, VC माइनस VA लिख रहे हो, ऐसा क्यों? हम जहां पे बैठे हैं वहां से हम देख रहे हैं, और उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि आप जब बोल रहे हो इसको कि ये आउटगोइंग करंट है, तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगा रहे हैं, और आप जब बोल रहे हो कि ये इनकमिंग करंट है, अगर ये इनकमिंग है तो यहाँ पे प्लस साइन लगाते, तो बात बराबर होगा ना कि ये अगर आउटगोइंग है तो अगर माइनस इधर आता है तो VA माइनस VC हो जा रहा है, तो एक ही बात हो रहा है। अब कुछ भी पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है, अननोन है वेरिएबल, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम जिस नोड पे बैठेंगे उसी को हायर प्रायोरिटी देंगे, हायर पोटेंशियल में है, और बाकी सारा करंट उससे आउटगोइंग हो रहा है, एक्सेप्ट अगर करंट सोर्स लगा हुआ है जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसी को पकड़ रहे है ना।
अब देखो यहाँ पे VC पता है, VBA है, VA है, और उसी के हिसाब से VC माइनस VA, सो ये VC माइनस VA जो है, VC माइनस VA by 10, दिस इज माई I3, सो मैं इसको I3 बना सकता हूँ, है ना। सो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, VC by 4 माइनस 2 माइनस VC प्लस VB, और ये देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको VA माइनस VC, VA माइनस BC by 10, तो प्लस कर देता हूँ, तो VA माइनस BC हो जाएगा by 10, और VA माइनस BC by 10 मतलब क्या है, I3 है कि नहीं। मैं इसको रखता हूँ, प्लस VA माइनस BC by 10 is equal to 0. So minus VC by 4 minus VC plus VB minus 2 और प्लस I3। ये देखो हमने पकड़ा था यहाँ पे हमने क्या पकड़ लिया था कि VC हायर पोटेंशियल पे है, और VC माइनस VA by 10 हमने लिखा था कि माइनस, और फिर जाके देखो क्या निकल गया मेरा, प्लस I3 निकल गया, जबकि हमने शुरुआत का जो था हमारा कि I3 इधर ही आ रहा है, वही निकला यहाँ पे घूम के, निकला ना, प्लस I3 हो गया, I3 इनकमिंग हो गया, बाकी सारे आउटगोइंग। तो इसको करने से क्या निकलेगा, माइनस 5/4 VC प्लस VB प्लस I3 is equal to 2। अब इक्वेशंस को सॉल्व करना बैठ के आराम से, और निकालना कि कितना वैल्यू होता है, कि 3 इक्वेशन मिल गए हैं, और चाहिए होगा तो फिर आप BV पे भी एक नोट लगाओ, इक्वेशंस को सॉल्व करो तो आपका रिजल्ट निकलेगा। मेन मुद्दा मेरा जो कहने का मेरा मकसद था वो क्या था कि आपको ये नोट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नोट पे हम कैसे करंट को पकड़ रहे हैं। आप कोई भी नोड ले लो, उस पर कोई भी एक वोल्टेज आप एज्यूम कर लो, VA VB BC, अगर आपको पता नहीं है, और फिर उस पर KCL लगाओ कि कितना करंट आ रहा है और कितना करंट निकल रहा है, आपको मिल जाएगा सब, है ना। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा नोडल दिया हो, पकड़ लो 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ पे 5 ओम एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसका तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक लगा दूं, एक क्या लगा दिया मैंने, डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया करंट का, और ये आई करंट जो है वो आई करंट किधर से फ्लो हो रहा है, ये आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अभी तक जितने सारे हमने किए, क्या किए थे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को लेके काम किए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। सो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जब आएगा सीन में, तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स क्लियर हो गया है ना। अब डिपेंडेंट आएगा तो कैसे करोगे,
हमको आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। निकाल पाओगे? करो करो करो। जल्दी जल्दी से करो, दूसरा क्लास शुरू होगा।